Okay student, now I will explain our another topic, words to describe people. मतलब कि उस टाइम के लोगों को कैसे डिस्क्राइब किया जाता था. There are several ways of describing people in a terms of work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities एंड कल्चर प्रैक्टिसेस. मतलब कि उस टाइम के लोगों को उनके बोलने के तरीके से, उनकी लैंग्वेज, वो कैसे बोलते हैं, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कौन सा कल्चर वो फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था. Let us see some of the words used to describe people found in the ऋग वेदा. चलो तो आज हम वो ऋग वेदा में उन लोगों को कौन से वर्ड से एक्सप्लेन करते थे वो हम यहाँ पे देखेंगे. सपोज देर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब इन अ टर्म्स ऑफ देयर वर्क. यहाँ पे दो ग्रुप थे, उनको वर्क के हिसाब से उनको डिस्क्राइब किया जाता था. जैसे कि प्रीसेट्स, समटाइम्स कॉल ब्राह्मण्स. मतलब कि एक पहला था जो उनका काम के हिसाब से उनको प्रीसेट या मीन्स उसको ब्राह्मण कहा गया था. हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड द राजास. मतलब कि फर्स्ट वाला था द प्रीसेट्स, मतलब कि ब्राह्मण, वो लोग वेरियस रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, उसी वजह से उनको ब्राह्मण कहा गया था. और दूसरे थे राजा. तो दीज राजाज वर नॉट लाइक वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर. मतलब ये वाले राजा नहीं है जो आप सोचते हो कि जिसके पास बहुत बड़ा किंगडम होगा, जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, जिसके पास बहुत सारी आर्मी होगी और बहुत सारा कंट्रोल होगा एटसेट्रा. बट ये इस टाइम के राजा कैसे थे? दे डिड नॉट हैव अ कैपिटल सिटीज, पैलेसेस और आर्मीज, नॉट डिड दे कलेक्ट द टैक्सेस. मतलब कि ना उनका कोई राज्य था, ना उनके पास बड़ी बड़ी सिटीज़ थी, कि ना ही वो टैक्स किसी का लेते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था. जनरली sons did not automatically succeed father as a राजा. मतलब कि पहले के टाइम में ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा राजा बन जाता था. बट रीड द प्रीवियस सेक्शन वंस मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजास डिड. मतलब कि आप फिर से एक बार ये रीड करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राजास इन द ऋग्वेद पीरियड्स. टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल. मतलब दो वर्ड्स ऐसे थे जिससे वो पूरी कम्युनिटी, मतलब कि पूरी सोसाइटी कहाँ से वो बिलोंग करते थे वो कहा गया था. वन वॉज द वर्ड जना विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस. मतलब कि एक वर्ड है जना, वो अभी भी हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं. एंड द अदर वॉज विश. द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश. मतलब कि जो वैश्य वर्ड है, मतलब ऐसे लोग कि जो लोग व्यापारी, मतलब कि बिजनेसमैन, मतलब कि वो लोग थे, उसको वैश्य कहा गया था. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस. मतलब इसके बारे में हम ज़्यादा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. सेवरल विश और जना आर मेंशन बाय नेम, सो वी फाइंड अ रेफरेंस टू पुरुजना और विश, भरत जना और विश, और यदु जना और विश एंड सो ऑन. मतलब कि ऐसे जो ये 20 वर्ड है वो हम बहुत ही उसके नाम से हिसाब से उसको एक्सप्लेन करेंगे. जैसे कि पुरु के टाइम के लोग थे तो उसको पुरु जना कहा था, भारत के लोग थे तो भारत जना, और यदु के टाइम के लोग थे तो उसको यदु जना ऐसा एक्सप्लेन करते थे. Sometimes the people who compose the hymns describe themselves as आर्यास and call their opponents दास और दास्य. मतलब कि sometimes कई बार क्या होता था कि जिन लोगों ने hymns, इट मीन्स श्लोक, वो कंपोज किया था, बनाया था, वो उनको खुद को वो आर्य समझ लेते थे, मतलब राजा समझ लेते थे. और उनके जो अपोनेंट्स, मतलब कि अपोनेंट्स मीन्स उनके ऑपोजिट, उसको वो दास, मतलब कि उनका नौकर समझ लेते थे. पर पहले के टाइम पे क्या था कि दास किसे कहते थे? अभी के टाइम के हमारा जो नौकर, जो हमारा काम करता है उसको दास कहते थे. बट ऋग्वेदा के टाइम के उसको जो हमारा ऑपोजिट, मतलब हमारा जो एनिमी हो, यहाँ पे ओपोनेंट्स मतलब कि एनिमी, जो हमारा एनिमी हो उसको दास कहा जाता था. दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस. मतलब कि उसको कुछ भी मतलब कुछ परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता था और वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे. लेटर द टर्म दास केम टू मीन स्लेव.
मतलब कि अभी मैंने बोला जैसे कि ऋग्वेदा के टाइम पे वो जो स्लेव किसे मतलब कि दास किसे बोला जाता था, जो हमारे एनिमी हो उसको, बट धीरे धीरे वो दास वर्ड स्लेव मतलब कि हमारे जो नौकर होते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं, उनकी दास दासियाँ होती है, उसको स्लेव मतलब कि दास बोला जाता था। स्लेव्स वर वुमेन एंड मेन हु वर ऑफन अ कैप्चर इन वॉर, मतलब कि स्लेव्स की कौन था कि जो वॉर के दौरान जिनको जीतने के बाद कैप्चर कर लेते थे उनको स्लेव्स कहती थी। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर्स हु कुड मेक देम डू वॉट एवर वर्क दे वांटेड, मतलब वो उनके साथ ऐसा बिहेव करते थे कि जैसे वो उनकी प्रॉपर्टी हो और वो जो चाहे उनसे करवा सकते थे। While the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other development as well. Let us look some of these. मतलब कि जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में ऋग्वेदा है, उसका जो कंपोज हुआ उसके बाद उसमें और भी बहुत सारे चेंजेस आए जो हम देखते हैं, जैसे कि साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। मेगालिथ की एक स्टोरी है जो यहाँ पे देखेंगे। लुक एट द इल्यूमिनेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में वो मेगालिथ का ये पिक्चर्स है जो ये आपको दिखा दे रही हूँ। मेगालिथ मतलब मेगा मतलब कि बड़ा और लिथ मतलब कि स्टोन, मतलब जो बड़ा पत्थर होता है लार्ज स्टोन उसको मेगालिथ कहते हैं। दिस स्टोन्स बोल्डर्स आर नॉन एज मेगालिथ। These were carefully arranged by people and were used to mark a burial site, मतलब उसको केयरफुली अरेंज कर दिया गया था लोगों के थ्रू और उसको बरियल साइट मतलब कि वहाँ पे जो लोग मरते थे उसके बाद उसको वहाँ पे दफनाया जाता था, इसी वजह से मेगालिथ को बरियल साइट भी बोला गया है। The practice of the erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the northeast and Kashmir। मतलब कि ये जो मेगालिथ है वो आज से 3000 साल पहले उसको बनाया गया था और वो फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट के कश्मीर में फाइंड आउट किया गया था बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। Some imported megalith, this is the picture of megalith sites. Some imported of megaliths are shown on the map 2, मतलब कि हमने लेसन 2 में जब आप पेज नंबर 13 पे मैप 2 देखोगे तो वहाँ पे आपको मेगालिथ की बहुत सारी साइट्स मिल जाएगी। While some megaliths can be seen on surface, other megalith burials are often underground, मतलब कि कई सारी ऐसी थी मेगालिथ साइट्स जो हमको खोदने के बाद मिल गई थी, बट सही कई ऐसी भी मेगालिथ साइट्स हैं जो अंडरग्राउंड भी थी तो जो हम अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं। Sometime archaeologists find a circle stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are only indication that there are the burial beneath, मतलब कि कई बार आर्कियोलॉजिस्ट को पूरी बरियल साइट्स नहीं मिलती थी पर एक बड़ा पत्थर मिलता था सिंगल लार्ज स्टोन और वो ग्राउंड में ऐसे खड़ा किया हुआ था, तो उससे उन लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया कि मे बी यहाँ पे भी बरियल साइट पॉसिबल हो सकती है। All these burials have some common features generally, मतलब कि जो सारी burial sites है उसमें common features भी है। The dead were buried with a distinctive pots which are called black and red wall, मतलब कि कई बार जो burial site थी उसमें जब भी कोई dead body को burial मतलब कि दफनाया गया था तो उसके साथ black और red कलर के pot भी मिले हैं। Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeleton of horses and horses equipment एन ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, मतलब कि कई बार जब मेगालिथ साइट्स को फाइंड आउट किया गया तो वहाँ पे पोर्ट्स के साथ साथ बहुत सारे आयरन के वेपन्स और हॉर्सेस का स्केल्टन भी मिला गया था और स्टोन और गोल्ड से बना हुआ ऑर्नामेंट भी फाइंड आउट थे। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम द मेगालिथ बरियल्स। मेगालिथ बरियल्स में आयरन इक्विपमेंट भी मिले थे। लेफ्ट टॉप में हॉर्स इक्विपमेंट, मतलब यहाँ पे ये जो पिक्चर ये हॉर्स इक्विपमेंट का है, यहाँ पे ये एक्सिस है और बिलो अ ड्रैगर मतलब इज वन टाइप ऑफ वेपन जो पहले के लोग शायद यूज़ करते थे। तो इससे हमें ये समझने को मिलता है कि शायद पहले के टाइम पे ऐसा होगा कि जो डेड बॉडी है उसको आगे हम डेड मतलब बरियल करते होंगे तो उसके साथ ऐसी चीज़ें रखते होंगे कि जो वो पर्सन हो उसको शायद वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हो, इसी वजह से उनके भी वहाँ पे हमको एशेस मिलते थे, ट्रेसेस मिलते थे। फाइंड आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, मतलब कि अब हमको कैसे पता चलता था उनके सोशल डिफरेंसेस में कि वो बरियल साइट से भी वो डिसाइड कर सकते हैं कि सोशल डिफरेंसेस मतलब वो रीच है या पुअर है, वो कैसे पता चलता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन
समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। मतलब कि आर्कियोलॉजिस्ट थे तो उनके वो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सोचा कि जो डेड पर्सन थे उसके बाद जो चीज़ें मिलती थी उनसे वो सोशल डिफरेंसेस पता लगा करते थे। मतलब कि कई लोग की जो डेड बॉडी थी उनके साथ बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें मिलती थी और कई के साथ पॉट्स वगैरह ऐसा ही मिलता था। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2, मतलब कि ये भी आपको वो लेसन फर्स्ट में पेज नंबर 13 पे जो साइट्स है उसमें ब्रह्मगिरी का मिल जाएगा। हियर वन स्केलेटन वाज बरीड विद 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स एंड 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च सेल। मतलब कि ब्रह्मगिरी में एक सबसे बड़ी बरियल साइट मिली है, वहाँ पे डेड बॉडी के साथ 33 गोल्ड बीड्स थे, मतलब कि गोल्डन के 30 बीड्स थे, फिर 2 स्टोन के भी बीड्स थे, 4 कॉपर की बैंगल भी मिली और एक कॉन्च सेल भी मिला। अदर स्केलेटन है ओनली अ फ्यू पॉट्स, और दूसरा जो स्केलेटन था उसमें थोड़ी पॉट ही मिले। These finds suggest that there was some of difference in status among the people who were buried। मतलब कि इससे ये पता चलता था कि जो पीपल बरीड हुए, मतलब कि जिनकी डेड बॉडी उनके साथ ये जो चीज़ें मिलती है उसके उनका सोशल डिफरेंस भी पता चल जाता था इजीली। सम वर रिच, अदर वर पुअर, सम चीफ्स एंड सम फॉलोवर्स। अब यहाँ पे है कि वेयर सम बरियल स्पॉट मीन फॉर अ सर्टेन फैमिलीज, मतलब कि कई ऐसी बरियल साइट थी जहाँ पे एक ही फैमिली को साथ में दफनाया जाता था। समटाइम्स मेगालिथ कंटेन मोर देन 1 स्केलेटन, मतलब कि कई बार जो मेगालिथ का कंटेंट थे उसमें एक से ज़्यादा स्केलेटन मिलते थे। दिस इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंग टू द सेम फैमिली। उससे शायद ये पता चलता है कि पीपल है वो एक ही फैमिली से शायद ये बिलोंग करते होंगे। वर बरीड इन द सेम प्लेस थ्रो नॉट द सेम टाइम। द बॉडीज ऑफ दोज who died later were brought into a grave through the ports। मतलब कि शायद ऐसा माना जाता था कि सेम जगह पे किसी, शायद वो सेम टाइम पे ही डेथ हुई थी या फिर थोड़े लेटर टाइम भी उसकी डेथ हुई थी, पर क्या करते थे जो वो बनाते थे बरियल साइट उसमें ग्रेव रखते थे, पोर्ट हॉल जैसा, जिसके कारण क्या होता था कि अगर एक बरियल साइट में अगर एक डेड बॉडी दफना दी गई तो वो बरियल पोर्ट्स के कारण क्या करते थे, वो पोर्ट हॉल्स के थ्रू उसको हटा के फिर से उसमें जा सकते थे और दूसरी डेड बॉडी भी बरियल कर सकते थे। स्टोन सर्कल्स और बाउडल प्लेस ऑन द सर्फेस प्रोबेबली सर्व एंड साइन पोस्ट टू फाइंड द बरियल साइट सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस whenever they wanted to। तो इससे क्या होता था कि वो लोग ऐसी जगह ही रखते थे कि अगर उसी फैमिली का कोई लोग फिर से अगर डेड बॉडी उसको बरियल करनी हो, दफनानी हो, तो उसको ये बड़ा सा पत्थर हटा के फिर से वही डेड बॉडी उसके पर्सन के, मतलब कि उसके फैमिली की जो डेड बॉडी दफनाई थी वहाँ पे वो कर सकते थे। अब ये है स्पेशल बरियल इन इनाम गांव, मतलब इनाम गांव का एक प्लेस है, वहाँ पे एक स्पेशल बरियल साइट है। तो फाइंड द इनाम गांव ऑन मैप 2। इट इज़ द साइट ऑन द रिवर गोड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। भीमा ट्रिब्यूटरी में ये इमाम गांव की साइट बरियल साइट मिली है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। हियर एडल्ट वर्स जनरली बरीड इन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट, मतलब कि उसमें क्या करते थे जो एडल्ट थे उसको स्ट्रेट करके फिर उसे क्रॉस करके विद द हेड टुवर्ड द नॉर्थ, मतलब उसके जो हेड था उसको नॉर्थ के साइड टर्न करके। समटाइम्स बरियल वेर विद इन द हाउसेज, मतलब कई बार बरियल साइड घर के अंदर भी मिली जाती थी। एंड वेजल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस विद द डेड, मतलब ऐसे वेजल्स मतलब कि ऐसे इक्विपमेंट्स भी वहाँ पे रखते थे जो जिस डेड बॉडी को हम दफनाया था उसका जो फेवरेट फूड या और वाटर वो भी उसके साथ बरियल साइड में हमको मिला है। For example, one man was found buried in a large 4-leg clay jar into courtyard of 5-room house। 5-room house का एक courtyard है, उसके अंदर एक मैन की डेड बॉडी हमको मिली है। वो लार्ज 4-legged clay jar, मतलब कि उसके पैर को ऐसे क्रिश्चियन क्रॉस करके 4-leg jar के अंदर उसको ऐसे बरिल किया हुआ है, ऐसा भी एग्जाम्पल मिला है। The center of the settlement, this house also had a granary। The body was placed in a cross-leg position। मैंने बोला ऐसे कि बॉडी कैसे मिली थी, 4 रूम का कोर्टयार्ड था उसके अंदर ही बरियल साइट बनाई हुई थी और बॉडी है वो बोला है हमको क्रॉस लेग, मतलब कि लेग को क्रॉस करके ऐसी पोजीशन में करके फिर उसको दफनाया था।
अब उसके बाद ये है कि स्केल्टन से कैसे पता लगाता था कि ये मैन का स्केल्टन है या वुमेन का स्केल्टन है। इट इज़ इजीली टू मेक आउट द स्केल्टन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। बच्चों का तो पता चल जाता था कि अगर स्मॉल साइज का स्केल्टन है तो वो बच्चों का ही होगा। हाउएवर देयर आर नो मेजर डिफरेंस इन द बॉन्ड्स ऑफ गर्ल एंड बॉय। पर ये पता नहीं लगा सकते थे कि गर्ल और बॉय का है, क्योंकि ज़्यादा मेजर डिफरेंट नहीं था। समटाइम्स पीपल डिसाइडेड ऑन द बेसिस व्हाट इज फाउंड विद द स्केल्टन। मतलब कि स्केल्टन के पास जो चीज़ें मिलती थी उससे वो फाइंड आउट करते थे कि ये मैन का है कि वुमेन का। फॉर एग्जाम्पल, अ स्केल्टन इज अ फाउंड विद ज्वेलरी, इट इज समटाइम थॉट टू बी दैट द वुमेन। मतलब कि स्केल्टन के साथ अगर ज्वेलरी मिलती थी तो ऐसा सोचते कि शायद वो वुमेन का स्केल्टन होगा। हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस। मतलब उससे ये भी एक प्रॉब्लम थी कि कई बार मैन ऑल्सो वॉर ऑर्नामेंट, मतलब कि मैन भी ऑर्नामेंट्स पहनते होते। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग द सेक्स ऑफ द स्केल्टन इज टू लुक एट द बॉन्ड स्ट्रक्चर। मतलब कि ये एक ईजी हो जाता था कि उनका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है उससे पता चल जाता था कि ये मेल का है कि फीमेल का। कैसे? द हिप और द पेवेलिक एरिया, मतलब हिप का जो एरिया का जो स्केल्टन है उसका ये जो पेवेलिक एरिया है वो वुमेन का जनरली बड़ा होता था। वाई? क्योंकि वो चाइल्ड को बॉर्न करती थी, मतलब बियरिंग, मतलब कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती थी कि वो बच्चे को कैरी कर सके। इसी वजह से जो हिप वाला पोर्शन है उसका जो पेवेलिक एरिया स्केल्टन का बड़ा हो तो उससे वो ये समझते थे कि ये वुमेन का स्केल्टन है, अगर छोटा हो तो समझते थे कि वो मैन का स्केल्टन थे। These distinctions are based on a modern skeleton study, और ये भी एक मॉडर्न स्केल्टल स्टडी से ही डिराइव्ड किया गया है। बट अबाउट 2000 years ago there was a famous physician named Charak who wrote a book on medicine known as the Charak Samhita। मतलब एक फिजिशियन था चरक, उसने 2000 साल पहले एक चरक संहिता नाम की बुक बनाई थी। उसने बोला था देर आर ही स्टेट दैट ह्यूमन बॉडी हैज 360 बॉन्स। उसने कहा था कि ह्यूमन बॉडी में 360 बॉन्स है, बट इन अ मेजर लार्जर नंबर देर 200 बॉन्स इन रिकॉग्नाइज इन मॉडर्न एनाटॉमी। मतलब मॉडर्न एनाटॉमी मतलब मॉडर्न स्केलेटन सिस्टम स्टडी में ये डिराइव किया गया है कि ह्यूमन बींग्स है उसमें 200 बॉन्स है। बट क्यों इसने 360 बोले थे? बिकॉज चरक अराइव्ड एट द फिगर बाय काउंटिंग टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। मतलब उसने टीथ, जॉइंट और कार्टिलेज के बॉन्ड को भी काउंट किया था, इसी वजह से टोटल 360 बॉन्ड्स होते हैं। नाउ अवर लास्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव। इनाम गांव में क्या ऑक्यूपेशंस कैसे कैसे थे? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बैरले, राइस, पल्सिस, मिलेट, पीस एंड सेसम। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे टाइप्स की सीड्स मिले जैसे कि व्हीट, बैरले, राइस, पल्सिस। बोन्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स के बोन्स भी मिले। एंड मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दैट दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड हैव आल्सो बीन फाउंड। मतलब कि बेयरिंग कट मार्क्स भी मिले, मतलब को कई ऐसे भी इक्विपमेंट वो यूज़ करते थे कि जो फूड्स को और इजीली कट कर सके। दिस इंक्लूड कैटल, बफेलो, गॉट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस्पिक, spotted deer, black bug, antelope, hare, mongoose. Besides birds, crocodile, turtle, crab and fish, there is evidence that, मतलब कि इसमें ऐसे बहुत सारे एनिमल्स के भी एविडेंस मिले थे। तो इससे ये हो सकता है कि उस टाइम के लोग शायद हर्डर्स मतलब के पशुपालन करते थे या फिर फार्मर्स भी हो सकते थे। उसी के साथ बहुत सारे फ्रूट्स के भी एविडेंस मिले थे जैसे कि बेर, आमला, जामुन, डेट्स एंड वेराइटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। Okay student, in this chapter I will explain how the burial sites derived. Thank you.